गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैरी लॉन्चर द डेली न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग 2 दिसंबर द हिंदू से आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और फर्स्ट आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स के दौरान टोटल कंट्री में 1160 एलिफेंट्स जो है उनकी डेथ हुई है। और इन डेथ्स में सबसे बड़ा जो रीजन बताया जा रहा है वो है आपका इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण देश भर में लास्ट 10 ईयर्स में 741 एलिफेंट्स की डेथ हुई है। सेकेंड रीजन है ट्रेन हिट्स। थर्ड रीजन है आपका पोचिंग। और फोर्थ रीजन है पॉइजनिंग। बिकॉज पोचिंग और पॉइजनिंग इस कारण से इनकी करी जाती है क्योंकि इनके जो ट्रंक्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल कमोडिटी है इंटरनेशनल मार्केट में। दैट्स वाई उनको इस वजह से किल किया जाता है। ट्रेन हिट्स में इतने सारे एलिफेंट्स इसलिए मर रहे हैं बिकॉज एलिफेंट्स कोशिश करते हैं कि वो लोकल फील्ड्स में जाकर के जो पैडी है उसके थ्रू अपने आप को फीड कर सकें, शुगर केन उसके थ्रू अपने आप को फीड कर सकें। और इस प्रोसेस में जब वो रेलवे ट्रैक्स को पास करते हैं तो वहां पर वो ट्रेन के द्वारा हिट हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोक्यूशन यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है एलिफेंट्स की डेथ का। ये जो डाटा प्रेजेंट किया गया 1160 एलिफेंट्स का, ये प्रेजेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और इनका कहना है कि कर्नाटका और उड़ीसा दोनों ने ही 133 एलिफेंट्स ईच इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण खो दिया है। उसके बाद कर्नाटका उड़ीसा के बाद असम में भी इलेक्ट्रोक्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है एलिफेंट के डेथ का। असम में भी 129 डेथ्स जो हैं वो केवल और केवल इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण यहाँ पे देखी गई है। फिर उसके बाद ट्रेन हिट्स एक बड़ा रीजन है। और ओवरऑल यहाँ पर एलिफेंट्स एक की स्टोन स्पीशीज है और इस वजह से पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में एलिफेंट की फ्रीक्वेंट डेथ होना इस तरीके से काफी अनफॉर्चुनेट है बिकॉज एलिफेंट किसी भी इकोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल से हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए बिकॉज इन्वायरमेंट टॉपिक से ये हमारे लिए एकेडमिक पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो कुछ बातें जान लेते हैं यहाँ पे एलिफेंट्स के बारे में। एलिफेंट्स इज अ शेड्यूल 1 स्पीशीज। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जिन एनिमल्स को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है उनको रखा जाता है शेड्यूल 1 में। तो एलिफेंट को भी क्लासिफाई किया जाता है शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। फिर इसका अगर आप साइट स्टेटस भी देखो तो इसे क्लासिफाई किया जाता है अपेंडिक्स 1 के अंदर। साइट का मतलब है यहाँ पर साइट इज अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो वहां पर भी जिस स्पीशीज की ट्रेड पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है, उनको क्लासिफाई किया जाता है अपेंडिक्स 1 के अंदर। और एलिफेंट साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में क्लासिफाइड है। फिर कंट्री में डोमेस्टिक लेवल पे भी एलिफेंट को बचाने के लिए टाइम टाइम से काफी सारे एफर्ट्स किए जाते रहे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो प्रोजेक्ट रहा आपका पास्ट में वो है आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 1992 में। एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका एम था एलिफेंट और उनके हैबिटेट और उनके कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना। एलिफेंट और मैन के बीच में जिस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता था उसको एड्रेस करना, कैप्टिव एलिफेंट्स के वेलफेयर को बढ़ाना और एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना पोचर से। इसी के अंतर्गत प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत एलिफेंट सेंसस कंडक्ट किया जाता है हर 5 साल के दौरान, जिसमें इस सेंसस के दौरान डायरेक्ट काउंटिंग मेथड और डंग डी के फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है एनिमल की पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए। अगर एलिफेंट जिन स्टेट्स में हम देखेंगे सबसे ज्यादा एलिफेंट किस स्टेट में पाए जाते हैं तो इंडिया में जो टॉप स्टेट्स हैं जहां पे एलिफेंट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उसमें पहले स्थान पे आपका कर्नाटका है, दूसरे स्थान पे आपका यहाँ पर आसाम है, और थर्ड नंबर पे एलिफेंट जहां पे सबसे ज्यादा है वो है आपका केरला स्टेट। तो ये इंडिया के टॉप मोस्ट स्टेट है जहां पे एलिफेंट की संख्या सबसे ज्यादा है, राइट। और इसमें कर्नाटका में जो ज्यादातर एलिफेंट मर रहे हैं उसमें रीजन सबसे बड़ा इलेक्ट्रोक्यूशन है। एलिफेंट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट के बाद कुछ और प्रोजेक्ट भी देश में लाए गए हैं रिसेंटली में, जैसे कि एक आपका प्रोजेक्ट रिहैब है। यहाँ पर रिहैब का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। यहाँ पर इस प्रोसेस में एक बी फेंसेस क्रिएट किया जाएगा एलिफेंट के हैबिटेशन के अराउंड, ताकि एलिफेंट उस फेंस को क्रॉस ना करे और ना ही ह्यूमन यहाँ पर उस फेंस को क्रॉस करके एलिफेंट के हैबिटेट में पहुंचे, जिससे ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दूर किया जा सके। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आपका केवीआईसी के द्वारा। केवीआईसी इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। और ये जो इंडस्ट्री कमीशन है इसके तहत जो ये बी फेंसिंग है ये
सब मिशन है केवीआईसी का, नेशनल हनी मिशन के अंतर्गत। तो केवीआईसी एक आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप किया गया था 1956 में। भारत में खादी विलेज, खादी को प्रमोट करने के लिए, खादी के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए। तो उसी कंटेक्स्ट में जो प्रोजेक्ट रिहैव है, ये बी फेंसिंग क्रिएट करने की बात करता है केवीआईसी के द्वारा, एलिफेंट और ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए। फिर एलिफेंट को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उसी में से एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपका माइक प्रोग्राम। माइक का यहाँ पर फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। इस प्रोग्राम को एस्टेब्लिश किया गया था बाई साइट्स रेजोल्यूशन, जिसको अडॉप्ट किया गया था 1997 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग के दौरान। ये जो माइक प्रोग्राम है, ये एक प्रकार का इंटरनेशनल कोलेबोरेशन है जो कि मेजर करता है लेवल, ट्रेंड और कॉजेज ऑफ एलिफेंट मोर्टेलिटी को। तो जो भी रीजंस है एलिफेंट की डेथ के पीछे, उसका पता लगाना यहाँ पर इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। दूसरी बात, उसी इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसके अराउंड एनालिसिस करके एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है इसी प्रोग्राम के द्वारा साइट्स की मीटिंग में, जहां पर किस प्रकार से एलिफेंट को कंजर्व किया जा सके, इसके लिए फ्यूचर डिसीजन लिए जाते हैं आपके। Basically, Mike's information base is used to support international decision making related to conservation of elephants। और ये कंजर्वेशन पे जो फोकस रहता है स्पेशली वो एशिया और अफ्रीका में रहता है, जहां पे एलिफेंट्स की पॉपुलेशन आपकी थोड़ी सी ज्यादा है। इंडिया में भी बहुत सारे ये प्रोग्राम के तहत साइट सिलेक्ट किए जाते हैं जिन साइट्स पर एलिफेंट की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और वहां पे अगर उनको किसी भी प्रकार का थ्रेट है तो उस थ्रेट के अराउंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना और प्रॉपर एनालिसिस करके क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं उनको बचाने के लिए, इसके अराउंड एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करना, ये सब किया जाता है आपका माइक प्रोग्राम के अंतर्गत। माइक प्रोग्राम जो है वो इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन डोनर सपोर्ट। और इस प्रोग्राम का, जिस प्रोग्राम के तहत एशिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा हमें एलिफेंट बचाने पे फोकस है, इस प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा डोनर है वो यूरोपियन यूनियन है, एंड यूरोपियन यूनियन इज बिगेस्ट डोनर ऑफ दिस माइक प्रोग्राम। तो यहाँ पर भारत में ये प्रोग्राम कुछ साइट्स पर सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिन साइट्स को हम कहते हैं माइक साइट्स, और टोटल इंडिया में जो माइक साइट्स की संख्या है वो टोटल आपका 10 है। कई सारे माइक साइट्स हैं इंडिया में, जैसे कि आपका नीलगिरी हो गया, मैसूर हो गया, वयनाड हो गया, फिर आपका मयूरभंज उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में हो गया, गैरो हिल्स, चिरांग रिपू असम के अंदर, देवमाली अरुणाचल में। ये सब आपके माइक साइट्स हैं जहां पे एलिफेंट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा देश में पाई जाती है। तो इसलिए वहां पर प्रॉपर मॉनिटरिंग इस प्रोग्राम के अंतर्गत की जा रही है। इसके बाद हाथी को बचाने के लिए डोमेस्टिक लेवल पर और भी प्रोग्राम अपने देश में चलते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हाथी मेरे साथी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पार्टनरशिप में। और ये कैंपेन फोकस करता था, यहाँ पर ये एक तरीके से कैंपेन ये फोकस करता था उन सभी कंट्रीज में एक तरीके से कंजर्वेशन के अराउंड इंफॉर्मेशन शेयर करने को लेकर के, जहां पे एलिफेंट्स प्रेजेंट है, जिनको हम लोग एलिफेंट रेंज कंट्रीज कहते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड। ये सभी आपके एलिफेंट रिच रीजन्स हैं आपके, और यहाँ पर किस तरीके से एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, इन डोमेस्टिक देशों में भी हाथी मेरे साथी जो कैंपेन है, वो कैंपेन एक इंपॉर्टेंट कैंपेन था जो एलिफेंट को लेकर के यहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम करता है। एलिफेंट को बचाने के लिए एक स्पेशल बॉडी भी बनाई गई है अपने देश के अंदर, जिस बॉडी का नाम है आपका एलिफेंट टास्क फोर्स, जिसको सेटअप किया गया था महेश रंगराजन कमेटी के लीडरशिप के अंदर 2010 में। और ये अपने देश में एलिफेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। एलिफेंट एक दोस्तों की स्टोन स्पीशीज है। अगर आप इसको इकोसिस्टम से निकाल देंगे तो बहुत दूसरे स्पीशीज हैं वो हाईली अफेक्ट हो जाएंगे आपके। एलिफेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी फॉरेस्ट में दूसरे स्पीशीज को सपोर्ट करने में। तो इस वजह से ओवरऑल इकोसिस्टम की कंजर्वेशन के लिए एलिफेंट की प्रोटेक्शन यहाँ पे बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से ये ह्यूमन डेवलपमेंट के कारण एलिफेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें एनवायरमेंट को देखने के ऊपर मिल रहा है। और उसी कंटेक्स्ट में रिसेंट रिपोर्ट कहता है कि पिछले 10 साल में 1160 एलिफेंट्स मारे गए, और सबसे चिंता का विषय है कि इसमें सबसे ज्यादा एलिफेंट्स मारे जा रहे हैं इलेक्ट्रोक्यूशन से। तो यानी कि हम हमें जो इलेक्ट्रिक जो आपका प्रोजेक्ट्स है उसको एलिफेंट
हैबिटेट के अराउंड किस तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है उस पर हमें सोचना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोक्यूशन यहाँ पे सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो ये था आपका आज का फर्स्ट आर्टिकल। चलेंगे हम लोग आज के सेकंड आर्टिकल पे और समझेंगे सेकंड आर्टिकल को। सेकेंड आर्टिकल यहाँ पे बात करता है रिसेंटली में राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया डैम सेफ्टी बिल। इस डैम सेफ्टी बिल का अपोज कर रहा है यहाँ पर AIADMK पार्लियामेंट के अंदर, और उनका कहना है कि इससे तमिलनाडु की जो ओनरशिप राइट्स है डैम्स के ऊपर, मुल्ला पेरियार डैम को इंक्लूडिंग मुल्ला पेरियार डैम, वो यहाँ पर उनकी ओनरशिप राइट्स हाईली अफेक्ट हो जाएगी और इससे तमिलनाडु जो है वो यहाँ पर सफर करेगा। तो इसी डैम सेफ्टी बिल 2021 जिसे अभी हाल ही में राज्यसभा में मूव किया गया और लोकसभा से इसे अप्रूव किया जा चुका है मॉनसून सेशन के अंदर ऑलरेडी, उसको हमारे लिए यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे डैम सेफ्टी बिल है क्या, और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि भाई ये मुल्ला पेरियार डैम के अराउंड जो इश्यू है जिसको लेकर के तमिलनाडु और केरल कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, वो इश्यू क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डैम सेफ्टी बिल के बारे में। देखिए, की फीचर्स ऑफ डैम सेफ्टी बिल की अगर हम लोग बात करें तो ये बिल दो नेशनल बॉडीज को क्रिएट करने की बात करता है। सबसे पहला नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी एंड नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। जो नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी है वो हेल्प करेगा रिकमेंड करने में रेगुलेशंस, स्पेशली वो रेगुलेशन जिससे किस प्रकार से डैम को सेफ रखा जा सकता है और डैम में जो भी आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे, सराउंडिंग रीजन्स पे इम्पैक्ट कम से कम हो। इसको लेकर के पॉलिसीज बनाने का काम, इवॉल्व करने का, पॉलिसीज को इवॉल्व करवाने का काम और रेगुलेशंस को रिकमेंड करने की जिम्मेदारी नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी की होगी यहाँ पर। फिर दूसरी जो बॉडी है आपकी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी जिसे नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी के द्वारा फ्रेम किया जा रहा है। तो एक आपकी फ्रेमिंग बॉडी है यहाँ पर और दूसरी आपकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। साथ ही साथ ये जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है ये टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगी स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस को। फिर ये तो नेशनल लेवल पे बॉडीज को क्रिएट करने की बात हुई। ये बिल ये भी कहता है कि स्टेट लेवल पे भी इसी प्रकार से दो स्टेट लेवल की बॉडीज भी क्रिएट की जाएंगी, जिसमें पहली होगी आपकी स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी और दूसरी होगी स्टेट डैम सेफ्टी अथॉरिटी। तो जो इनका फंक्शंस है इन कमिटीज का और अथॉरिटीज का है, बस ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगा स्टेट लेवल का, बाकी इनका काम वही होगा जो नेशनल लेवल की बॉडीज कर रही हैं। स्टेट लेवल पे भी इनका काम वही होगा। स्टेट लेवल पे जो इनका काम होगा वो बेसिकली ये होगा कि भाई एक बॉडी आपकी लॉ को फ्रेम करेगी और दूसरी बॉडी उसको इंप्लीमेंट करेगी। और इस तरीके से डैम सेफ्टी को इंश्योर करने को लेकर के इस तरह के बॉडीज को पावर देने की बात इस नए बिल में हमारे की जा रही है यहाँ पर। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, तो एंट्री 17 ऑफ स्टेट लिस्ट के हिसाब से देखो तो स्टेट एलिजिबल है इरिगेशन, वाटर सप्लाई, कैनाल्स, एम्बैंकमेंट्स, ड्रेनेज, वाटर पावर और वाटर स्टोरेज के ऊपर लॉ बनाने को लेकर के। फिर एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट देखो तो पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो रिवर वैलीज और इंटरस्टेट रिवर्स को लेकर के यहाँ पे कोई लॉ बना के चीजों को रेगुलेट कर सकता है। और आर्टिकल 252 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अलाउ करता है पार्लियामेंट को उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने को जो भले ही स्टेट लिस्ट में है, लेकिन अगर पार्लियामेंट से दो या दो से ज्यादा स्टेट चाहते हैं कि उस मुद्दे पर पार्लियामेंट लॉ बनाए तो पार्लियामेंट फिर बना सकती है ऐसे केसेस में जहां पे किसी इशू को लेकर के दो या दो से ज्यादा स्टेट में किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है और वो पार्लियामेंट को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दिस इशू वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश हैव पास्ड रेजोल्यूशन आस्किंग फॉर अ लॉ ऑन डैम सेफ्टी, और इस वजह से यहाँ पे पार्लियामेंट से ये जो डैम सेफ्टी बिल है उसको यहाँ पे पास करवाया जा रहा है। तो ये है आपका डैम सेफ्टी बिल। बट इस डैम सेफ्टी बिल को लेकर के जो आपके AIADMK पार्टी है वो यहाँ पे कह रही है कि ये तमिलनाडु के ओनरशिप राइट्स के अगेंस्ट है और यहाँ पर उससे उसकी ओनरशिप राइट्स जो है डैम्स के ऊपर वो हाईली अफेक्टेड होगी इन तरह के बॉडीज के आने के बाद, क्योंकि फिर डैम सेफ्टी और डैम को लेकर के जो रेगुलेशंस है वो अथॉरिटी देखेंगी, सेंट्रल बॉडीज और स्टेट बॉडीज देखेंगी यहाँ पर, और यहाँ पर उनका कहना है कि उनके राइट्स अफेक्ट हो सकते हैं तमिलनाडु के लोगों के। अब देखो काफी दिन से चल रहा है आपका तमिलनाडु के अंदर मुल्ला, तमिलनाडु और केरला दोनों के अंदर ही एक इशू चल रहा है आपका बहुत दिन से। इस इशू का नाम है आपका मुल्ला पेरियार डैम
इश्यू। ठीक है, तो इस ये डैम जो है इट इज अ सोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला। अब इश्यू क्या है, देखो केरला का कहना है कि जो इस डैम में, मुल्ला पेरियार डैम में जो पानी है वो 139 फीट के अबव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस डैम में 139 फीट के अबव पानी स्टोर किया जाता है तो इससे केरला के लोगों को फ्लड जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और केरला का कहना है कि इससे उन आसपास रहने वाले 50 लाख लोग डेंजर में आ जाते हैं अगर वाटर लेवल डैम में बढ़ता है तो। अब तमिलनाडु इसको ऑब्जेक्ट करता है। तमिलनाडु कहता है कि वाटर का जो लेवल है वो मैक्सिमम 142 फीट फिक्स किया जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो केरला कहता है ये 2018 के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से कहता है ये बात अपनी, और जो तमिलनाडु कह रहा है यहाँ पर वो 2006 और 2014 के जजमेंट को यहाँ पे कोट करता है यहाँ पर, और कहता है कि उसके हिसाब से हम इतना जो लेवल है डैम के अंदर वो मेंटेन करेंगे। अब देखो होता क्या है, इस डैम में पानी स्टोर करके इस डैम का इस्तेमाल किया जाता है तमिलनाडु के क्षेत्रों में खेतों को इरिगेट करने के लिए, किसानों को पहुंचाने के लिए। यहाँ पर वाटर जो मदुरई डिस्ट्रिक्ट है स्पेशली तमिलनाडु के अंदर, वहां के फार्मर्स को पानी मिल पाता है इसी मुल्ला पेरियार डैम के कारण। लेकिन अगर यहाँ पर पानी कम स्टोर होगा तो तमिलनाडु का कहना है कि हमारे मदुरई के जो फार्मर्स हैं उनको सीरियस लॉस यहाँ पे झेलना पड़ेगा। और उनका कहना है कि द केरला गवर्नमेंट हैज ब्लॉक्ड एनी अटेम्प्ट टू रेज द रिजर्वायर वाटर लेवल, जिसकी वजह से हमारा सीरियस लॉस हो रहा है। बट केरला का कहना है कि भाई डैम में जो पानी स्टोर होता है उससे जो पानी फ्लो होता है एक्स्ट्रा वो केरला की तरफ आता है, और इस वजह से केरला के लोग यहाँ पर खतरे में आते हैं। दूसरी बात, साइंटिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो आपका यहाँ के आसपास के क्षेत्र में जो इडुक्की रीजन है केरला में जो इस डैम के पास है, उस इडुक्की रीजन में ऑलरेडी अर्थक्वेक प्रोन डिस्ट्रिक्ट है वो, और वहां पे ये कहना है कि अगर यहाँ पे डैम सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा गया, वाटर लेवल्स को सही लेवल पे मेंटेन नहीं किया गया, तो ये अर्थक्वेक की जो फिनोमेना है क्षेत्र में वो इंटेंस हो सकती है, जिससे 3 मिलियन पीपल की जो लाइव्स है इट विल कम अंडर ग्रेव डेंजर। सो दैट्स व्हाई तमिलनाडु एंड केरला इज कंटिन्यूसली फाइटिंग ओवर दिस डैम इश्यू, और इस वजह से यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चालू है। और जब जो अब डैम सेफ्टी बिल, जिस बिल का कोशिश यही रहेगा कि स्टेट में जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको एड्रेस किया जा सके, सेफ्टी को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्रायोरिटी दे करके, वो यहाँ पर कुछ हद तक सिचुएशन सॉल्व कर सकता है। बट फॉर नाउ तमिलनाडु इज अपोजिंग दिस बिल। तो ये था हमारा आज का सेकंड आर्टिकल। चलेंगे हम लोग आज के अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ और समझेंगे उस आर्टिकल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना थर्ड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल यहाँ पे फोकस करता है यूएपीए के ऊपर, जो आपका यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है। इस एक्ट को आपका बेसिकली पास किया गया था 1967 में। ठीक है, और इस एक्ट को अमेंड किया गया था 2004 में और 2008 में, और इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है जितनी भी आपकी एंटी टेरर एक्टिविटीज होती हैं उन एंटी टेरर एक्टिविटीज को कर्ब करने में। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर 2019 में इसी एक्ट में एक इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया, और इस एक्ट में बदलाव करके ये कहा गया कि अब किसी ग्रुप के सिवा किसी भी इंडिविजुअल्स को भी यहाँ पर टेररिस्ट बताया जा सकता है कुछ सर्टेन ग्राउंड्स के ऊपर। इससे पहले इंडिविजुअल्स नहीं, ग्रुप के ऊपर या कोई ऐसा ग्रुप जो एक्टिव है यहाँ पर, जो कोई व्यक्ति किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है तभी उसको यहाँ पर जो टेररिस्ट है उसके अंतर्गत यूएपी के अंदर देखा जाता था। लेकिन 2019 में कोई अगर ऐसे लोन वुल्फ टेररिस्ट है तो वहां पर उसके ऊपर भी, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज अगर वो इन्वॉल्व है किसी प्रकार से सर्टेन ग्राउंड्स जो कि यूपीए डिफाइन करता है, तो वहां पर उस व्यक्ति को भी टेररिस्ट समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। देखो यहाँ पर जो 2016 से 2019 के बीच की अगर हम लोग बात करें, स्पेशली 2016 से 2019 की बात करें, या अगर हम टोटल बात कर लें 2021 तक टिल डेट तक, तो अभी इस लॉ के अंतर्गत 7,243 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है अभी तक। और इन 7,243 लोगों में से केवल चिंता की बात यह है कि केवल 212 लोग कन्विक्टेड हुए और 286 लोग यहाँ पर
इनको एक्विट किया गया, और बाकी जितने भी लोग हैं वो अभी भी जेल में हैं, और किसी भी प्रकार से यहाँ पर उनको अभी कोई भी रिलैक्सेशन या उनके केस के ऊपर एडवांसमेंट अभी इतनी इनफ नहीं हुई है 2016 से। तो अभी जितने भी अरेस्टेड लोग हैं इस एक्ट के तहत, उस में से मैक्सिमम लोग इस एक्ट के अंदर अभी भी जेल में हैं। दूसरी बात, ये रिपोर्ट बात करता है यहाँ पर कि पूरे देश में यूएपीए का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिस राज्य में किया गया है वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 361 यूएपीए अरेस्ट किए गए, और उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है हमारा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे टोटल 346 अरेस्ट हुए, और फिर उसके बाद आ रहा है हमारा यहाँ पे मणिपुर, जहां पे 2020 में 225 अरेस्ट हुए। तो यहीं पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं यहाँ पर नित्यानंद राय जी, उनका इन्होंने एक रिटन रिप्लाई में उन्होंने जवाब दिया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से जो दो टोटल पर्संस अरेस्ट किए गए हैं यूपीए के अंदर, उनकी संख्या 2019 और 2020 में 1948 और 1321 है, और ये डाटा हमें रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरीके से कंट्री के अंदर यूएपीए का जो इस्तेमाल है वो बढ़ चुका है यहाँ पर। तो अब इस यूपीए को लेकर के अक्सर काफी सारे सिविल सोसाइटीज जो हैं वो इस बिल को क्रिटिसाइज करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये बिल जो है एक प्रकार से एंटीथेटिकल है टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, टू डिसेंट, टू रूल ऑफ लॉ एंड टू फेयर ट्रायल। ये इन सब प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है ये बिल, और इस वजह से इस बिल से काफी सारे इश्यूज जुड़े हैं। सबसे पहला इश्यू जो इस बिल के कंटेक्स्ट में यहाँ पे क्रिटिसिज्म का पॉइंट बनता है वो ये है कि इस बिल की, इस एक्ट की वेग डेफिनेशन है। यहाँ पर जो डेफिनेशन है टेररिज्म की, जो होनी चाहिए इंटरनेशनल यूएन बॉडी के हिसाब से अगर आप देखें, तो वहां पर टेररिज्म की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि जो मीन्स इस्तेमाल किए गए हों किसी एक्शन में वो काफी डेडली हो, इंटेंट जो है वो इंटेंट हो पॉपुलेशन में फियर क्रिएट करने का, और किसी गवर्नमेंट या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ करने से रोकने का इंटेंशन हो। फिर दूसरी बात, एम जो हो, जिस मकसद से वो किया गया हो, वो एक प्रकार का बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल गोल हो, ठीक है, जो एक कंट्री की सॉवरेनिटी को थ्रेट पहुंचा सकता है। तो यहां पर इन सब एक्ट को यूएन मानता है टेररिस्ट एक्ट, इन सब एक्ट को यूएन मानता है यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट। बट यहाँ पर इस यूएपीए के अंदर क्लियरली आपके लॉज डिफाइंड नहीं है, डेफिनेशन एम्बिगुअस है। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन है कि टेररिस्ट एक्ट क्या है, तो इट इंक्लूड द डेथ ऑफ, इंजरीज टू एनी पर्सन, डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, यानी कि डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर एज अ टेररिज्म क्लासिफाई करने की कोशिश जो है वो ये लॉ करता है। और इस वजह से यहाँ पर जो लॉ है उसकी डेफिनेशन को काफी वेग बताया जाता है कि जो डैमेज टू प्रॉपर्टी है वो किसी बड़े इंटेंशन के साथ भी हो सकती है, वो किसी छोटे इंटेंशन के साथ भी हो सकती है, राइट। लेकिन यहाँ पर टेररिस्ट एक्ट इसको डिफाइन करना ये दिखलाता है कि ये एक्ट जो है इसकी डेफिनेशन काफी ज्यादा वेग है। फिर दूसरी प्रॉब्लम है डिनाइल ऑफ बेल की। यहाँ पर बेल आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो जो अगर कोई निर्दोष व्यक्ति भी है उसको जब तक यहाँ पर उसके खिलाफ चार्जेस कुछ प्रूव नहीं हो जाते या वो एक्विट नहीं हो जाता, उसको बेल मिलना भी यहाँ पे काफी डिफिकल्ट है। फिर दूसरी बात आप देख सकते हो यहाँ पर डाटा के हिसाब से मैक्सिमम केसेस जो है वो अभी भी ट्रायल फेज में है आपके, काफी सारे केसेस अभी भी कोर्ट में कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं। तो यहाँ पर 95.95% के आसपास केसेस अभी भी ट्रायल्स के अंदर हैं कोर्ट के अंदर। तीसरी बात ये कहा जाता है कि ये फेडरलिज्म स्पिरिट के खिलाफ है, इट इज अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो अथॉरिटी ऑफ स्टेट पुलिस है वो टेररिज्म केसेस में कम हुई है इस तरह के लॉ के कारण, और स्टेट पुलिस का जो राइट है वो यहाँ पे कम हुआ है। तो स्टेट पुलिस आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और उनकी जब फ्रीडम इन केसेस में इस लॉ के कारण कम हो रही है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इट इज दिस एक्ट इज ऑल्सो अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म, और इस एक्ट को एक तरीके से स्टेट की ओवर रीच के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस एक्ट को लाने का इंटेंशन यही था कि भाई किसी भी प्रकार से जो टेररिज्म एक्टिविटी है उस कंट्री, अपनी कंट्री में गवर्नमेंट का कहना था कि हमारी जो टॉलरेंस पॉलिसी होगी वो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए बहुत कम होंगी, और इस वजह से यहाँ पर सीरियस हम यहाँ पर रूल लाना चाहते हैं, ताकि जो रूल ना होने के कारण जो एंटी सोशल पर्संस जो हैं
एंटी नेशनल पर्सन जो है उनको फ्रीडम बिल्कुल भी ना मिले कंट्री के खिलाफ किसी भी तरीके से कॉन्स्पायर करने की। तो इस वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि हम यूएपी लाए थे यहाँ पर, लेकिन टाइम टाइम से यहाँ पर इन सब बेसिस पे भाई क्रिटिसिज्म होता चला आ रहा है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ये तीनों ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग कल इसी तरह के सेशन के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।